श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं आपका रेडियो साथी मोहन कार्की। श्रोताओं, आज हमारे साथ एक ऐसी विशिष्ट हस्ती जुड़ रही हैं जो पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी सशक्त भूमिका निभा रही हैं। हमारे साथ में है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी की महानिदेशक डॉक्टर विभा धवन। डॉक्टर विभा धवन पर्यावरण नीति, स्वच्छ ऊर्जा, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में दशकों का अनुभव रखती हैं। उनके नेतृत्व में टेरी ने पर्यावरणीय अनुसंधान और जन भागीदारी के माध्यम से समाज को जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज विशेष रेडियो कार्यक्रम में हम उनसे पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और आम लोगों की चुनौतियों और भूमिका पर विस्तार से बातचीत करेंगे। डॉक्टर धवन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी श्रोतागणों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैम, हिमालयन सेंटर की अगर हम बात करें तो टेरी हिमालयन सेंटर के माध्यम से लोगों के हित में क्या ऐसा सपना लिए हुए है ताकि यहाँ के लोगों को कुछ मजबूती मिल सके? देखिए, जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय एक तरह से सिर्फ यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी ज़रूरत पूरी दुनिया को है। चाहे हम ग्लेशियर की बात करें, चाहे यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, पेड़ पौधों की बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो ये सिर्फ यहाँ के लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं करता है, ये पूरे विश्व की ज़रूरतों को पूरा करता है। और इसलिए यहाँ की संरक्षक करना हम सब लोग का दायित्व बनता है। और दूसरी तरफ जैसे हम कहते हैं कि इस पे क्या इम्पेक्ट हो रहा है, तो इस पे या अगर हम क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की बारे में कहें तो जलवायु परिवर्तन सिर्फ इस कारण नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन इसलिए होता है कि बाहर से जो हवा आ रही है वो गर्म है, सर्द है, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, क्या उसके मारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो वो पानी जो है जो नीचे आएगा या उनके मारे जो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उससे आप सब लोग के जनजीवन पर भी असर पड़ने वाला है और पड़ना शुरू हो गया है। जैसे अभी हम देखते हैं कि आप सब लोग महसूस कर रहे होंगे कि कहाँ पर हमारा कितनी सेब की प्रोडक्शन होती थी, कौन सी वैरायटी चलती थी, क्या वो वैरायटीज पर वो इतना धीरे धीरे होता है कि आप लोग समझ नहीं पाते हैं। इस साल 5% प्रोडक्टिविटी कम हुई, आपने उसको बोल दिया बारिश नहीं आई थी या बारिश ज्यादा आई थी या हवा तेज चली थी, तो आप कुछ भी दे देते हैं लेकिन आप लॉन्ग टर्म नहीं समझ पाते हैं। तो वो समझने के लिए टेरी ने ये वाला सेंटर शुरू किया था कि हम यहाँ पे जलवायु में क्या परिवर्तन आ रहा है, एयर क्वालिटी में क्या फर्क आ रहा है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, तो उसके बारे में शोध करने के लिए ये वाला हमने सेंटर बनाया है। जी, क्योंकि लोग जो उनके सामने दिखता है उतना ही समझ रखते हैं, उसकी बारीकियों को नहीं समझते। और टेरी इस दिशा में भी अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करेगी। मैम, हिमालयन सेंटर की बात करें और इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर खेती ही आजीविका का मुख्य साधन है। तो वर्तमान परिस्थितियों को अगर हम ध्यान में रखें तो यहाँ के किसान बंधुओं को और किस तरीके से अपने को बदलते वातावरण के अनुसार अपने को ढालना पड़ेगा ताकि उनकी आजीविका सुनिश्चित रहे या बनी रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। लेकिन जो एक चीज मुझे देख के दुख होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि खुशी होती है, जब मैंने यहाँ आना शुरू किया था शाम को 6 बजे के बाद जिंदगी थम सी जाती थी। और आज अगर देखो तो इतना ट्रैफिक जैम है कि आप कल हम लोग जैसे बाहर निकले थोड़ा सा तो इतना ट्रैफिक जैम था कि गाड़ी छोड़ के हमने कहा हम पैदल जा रहे हैं और गाड़ी वाला 40 मिनट बाद आया, तो इतना ट्रैफिक में फंसा। अभी आप सब लोग को वो अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोग को लगता है कि हमारे बच्चों को नौकरी मिल रही है। लेकिन क्या ये शहर इतना कुछ सह पाएगा? इतना वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, प्लास्टिक जो जनरेट हो रहा है, क्या ये सह पाएगा? इतना लोगों का वजन, इतने सारे होटल बन रहे हैं, क्या उनकी नींव, अगर आप
अच्छी नींव बनाते हैं तो आपका जो पर्वत है वो डिस्टर्ब होता है, और नींव अच्छी नहीं बनाते हैं तो एक बार फ्लड आया या अर्थक्वेक आया तो सारा होटल गिर जाएगा, सारे घर गिर जाएंगे, तो वो परिस्थिति भी ठीक नहीं है। तो ये देखते हुए जो हम एक वर्ड यूज करते हैं कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि पानी भी कहाँ से आएगा, पानी तो इस जगह पे बहुत कमी है। तो वो पानी जो हम टूरिस्ट लोग आते हैं वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो पानी जो यहाँ पे झरना है अभी तो उससे भर के ला रहे हैं, लेकिन वो झरने का पानी जो नीचे जाता था वो कम पहुंच रहा है। तो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन जो हमारी करी हुई है वो भी तो हो रही है ना इसी जगह पर। अब मैं आती हूँ कृषि पर। कृषि के लिए आपके पास जमीन है, टेरेस फार्मिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं, बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अब कुछ चीजें हमारे पास और अवेलेबल हैं, जैसे कि हम बोलते हैं माइकोराइजा, जो सॉइल फंगस है लेकिन वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन, वो पौधे जो दूसरे पौधे हैं उनकी रूट में घुसकर वो फंगस है, तो जो न्यूट्रिएंट्स वैसे नहीं अवेलेबल होते हैं, जो पदार्थ वो अपने खाने के लिए उनको मोबिलाइज कर लेती है, तो वो पौधा भी खाएगा, और अपना घर और बढ़ाने के लिए वो रूट को और बड़ा कर लेती है, तो वो सॉइल को बाइंड कर लेती है। और कुछ सालों के बाद धीरे धीरे, क्योंकि ऊपर का आप काटते जाएंगे रूट नीचे रहेगी, तो ऑर्गेनिक कंटेंट भी बढ़ जाता है, कार्बन कंटेंट भी बढ़ जाता है, आपकी सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो उससे सॉइल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज हमें देखनी है, और हम समझते हैं कि जो यहाँ पे फार्मर है वो सब्सटेनेंस फार्मर है, उसको सबसे पहले अपने घर के लिए खाना उगाना है, फिर बेचने के लिए। इसलिए हम कभी नहीं कहेंगे कि आप ये छोड़ो और दूसरी चीज उगाओ, हम ये कहेंगे जो आप उगा रहे हो वो तो उगाओ ही, साथ में ये भी ट्राई करो, और इसको जो है मंडेर पे लगाओ, ताकि आपका जो मेन क्रॉप जो उग रहा है वो वैसे का वैसे रहे। दूसरी चीज जो हमने करी है कि जो कुछ भी आप उगा रहे हैं उसको बेचोगे कहाँ, तो वो बेचने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए जो कल्नरी हर्ब्स है, अब पूरी टेक्नोलॉजी देते हैं, प्लांटिंग मटेरियल से लेके उसको प्रोसेस करने तक, और हम खरीदते भी हैं फार्मर से, ताकि उसको जो मार्केट है यहाँ के क्षेत्र से बाहर भी मिल पाए, तो उससे फार्मर की इनकम बढ़ती है। हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो उससे उसकी इनकम बढ़ती है। और धीरे धीरे हम और कर रहे हैं, कीवी की कौन सी वैरायटी इंट्रोड्यूस करें, तो हमारा पहले स्रोत होता है उसके ऊपर कौन सी वैरायटी यहाँ चलेगी, वो फिर हम मल्टीप्लाई करके फार्मर को देते हैं, तो उसको बहुत रिस्क नहीं लेना पड़ता है, और उसको फायदा ही होता है कि वो चीज बाद में बाजार में बिक सकती है। दूसरी चीज जो अभी हमने करी है वो है कि आप ट्रेनिंग दो फार्मर को और या उनकी फैमिलीज को, कि जो फ्रूट वो मार्केट में नहीं बेच पाते हैं उसको आके वो प्रोसेस कर ले, चाहे वो उसका जैम बनाए या पल्प बनाए। तो जो हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा आलू उगता है, तो जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं फ्रूट्स में बहुत होते हैं, लेकिन जब मौसम नहीं होता, आजकल जैसे बहुत कम फ्रूट है, एप्पल छोड़ के कुछ भी नहीं है, और लेकिन जब और मौसम में इतना फल होता है जो वो बेच नहीं पाते हैं, फट जाता है, बारिश आ गई, कुछ आ गया, तो वो उसको प्रोसेस करके अपने ही घर में इस्तेमाल करें। कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं, बहुत अच्छा है, लेकिन वो नहीं भी लगाएं तो अपने घर के न्यूट्रिशन के ध्यान रखें, उनको फायदा पहुंचे। तो हमने वो फैसिलिटी भी बनाई है जिसमें लोग आके वो काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि उत्पादन करते हैं लोग, बस संसाधनों के अभाव में या तो वो बर्बाद जाता है, तो उसको प्रोसेस करने का अगर तरीका, ड्राई करने का तरीका अपना लें, जैसे पूर्वज भी हमारे करते थे, सब्जियों को जब प्रचुर मात्रा में होती बड़ी या सुखा के रख लेते थे और ऑफ सीजन में उसका इस्तेमाल करते थे। एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर है जंगली जानवरों की। हम कितना भी प्रयास करें, वो खेत में काम करता है लेकिन जानवर आके नुकसान कर देते हैं। क्या इस समस्या के समाधान के लिए भी हम क्या कुछ अलग तौर तरीके अपना सकते हैं खेती में, ताकि जंगली जानवरों से बच जाए? देखिए, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जंगली जानवर आते क्यों हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत पहले जो प्लान बनता था उसमें एक होता था फॉरेस्ट जोन, एक होता था बफर जोन, और उसके बाद होता था एग्रीकल्चर लैंड। तो जो बफर जोन था वो हमने जानवरों के चरने के लिए, जानवरों के लिए छोड़ा हुआ था। वो अब लैंड बफर जोन खत्म हो चुका है, तो जानवर क्या करेगा?
या वो फॉरेस्ट में जाएगा या वो एग्रीकल्चर में जाएगा। तो ये तो हो गया वो आते क्यों है, ये तो कह दिया मैंने। लेकिन आपकी खेती इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपका जिम्मेदारी तो नहीं है उन जानवरों के लिए चारा देने के लिए। तो हमें उनको धीरे धीरे करना है कि आप यहाँ के एग्रीकल्चर का नहीं खाएंगे और फॉरेस्ट में रहेंगे, तो उनको हमें डराना है, मारना नहीं है। तो उसकी एक चीज तो होती है बायोफेंस, कि आप कांटेदार पौधे अपने खेत के आसपास लगा देते हैं तो जानवर नहीं आता है, तो वो सबसे अच्छा तरीका है। एक अब आ रही है धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फेंस, की इट इज बहुत छोटा सा करंट लगता है कि जानवर मरता नहीं है, जानवर को सिर्फ डराने के लिए है। तो वो इलेक्ट्रिक करंट, माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट जो है वो धीरे धीरे फेमस हो रहा है, जिसको हम सोलर से ही करते हैं, ताकि किसान भाई के पास अगर बिजली नहीं भी है या वो वेस्ट नहीं करना चाहता, तो बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वो हो रहा है। और तीसरा होता है कि आप पौधे ऐसे लगाएं जैसे कि करौंदा प्लेन्स में लगता है, तो वो कांटेदार है, तो वो जानवर को अंदर नहीं आने देता, जानवर उसको खाता भी नहीं है। तो जहां करौंदे जैसे पेड़ पौधे की 4-5 लेयर्स आपने लगा दी, तो जानवर को लगता है पूरा का पूरा खेत उसका है, तो वो उस तरफ आंख उठा के नहीं देखता है। तो हमको उसको एक तरह से ऐसा करना है कि वो आने की उसको लगे यहाँ कुछ है ही नहीं, क्या करना जाऊं। तो फिर वो जंगल में ही जाएगा, और जंगल में भी उसके लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको भी कहीं पे देखना है कि इट्स रीजेनरेशन इन स्पीशीज की भी होती जाए जो ये जानवर खाते हैं। तो वो लोग का भी प्लान में ये चीज आती है ना, जैसे मैंने आपको करौंदा का किया था, उसी तरह से यहाँ पर स्पेशली कल्डनरी हर्ब्स बहुत सारे हैं, जैसे रोजमेरी है, रोजमेरी, थाइम, तो ये सब चीजें, ऑरिगेनो, हम लोगों को या जो अब वेस्टर्न कुकिंग हो रही है, मेडिटेरेनियन एंड सो ऑन, उसमें इनका बहुत इस्तेमाल होता है, और ये सेहत के लिए भी अच्छी होती है इनके चीजें जो इसमें है। तो ये चीजों की मार्केट भी बहुत बड़ी है, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी है। तो एक तरह से किसान को अपनी जमीन भी सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ती, और ये एडिशनल इनकम हो जाती है, और उसका फार्म भी बचा रहता है। पहाड़ को अगर हम देखें और यहाँ की खेती 90% जो काम है वो महिलाओं के ऊपर होता है, और आप महिला हैं और महिलाओं के दर्द को बेहतर समझ सकती हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगी कि उनका वर्कलोड कम हो, या महिलाएं भी एक मुख्य धारा से जुड़ सकें, जो इनकम फसल से होती है वो पुरुषों के पास होती है, वो उसका इस्तेमाल करें, वो भी हकदार बने, तो इसके लिए कोई संदेश? देखिए, सबसे पहले तो आप ये मत समझिए कि आप किसी से कम हैं। तो जब आपने ये ठान लिया कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, तो मेरे को वर्कलोड क्या ज्यादा है, मैं तो ये बोलती हूँ कि हमारे पास क्षमता है कि हम एक साथ 4 काम कर सकते हैं। हम अपना घर भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, नौकरी भी देखते हैं, तो और हर चीज हम बहुत अच्छी करते हैं। दूसरी बात आई जो एक तरह से पुरुष को समझनी होगी, महिला से भी ज्यादा, और आप महिलाओं को भी समझनी होगी कि आप अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं। आपको जब आपके बच्चे हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो बिल्कुल बराबर हैं। उनको आप लड़के को भी बोलो घर का काम करे, सब्जी भी बनाए और सब्जी काटे भी, और जो लड़की है उसको भी बोलो कि तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ के आगे बढ़ना है। तो जब उनमें शुरू से ये बात आ जाएगी, तो उसके बाद उनको ये नहीं होगा कि ये मैं नहीं कर सकती। कई बार हम महिलाएं बोल देती हैं मेरे बस का नहीं है, तो ये मत सोचो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके बस का नहीं है। आप अपने को भाग्यवान समझिए कि आप दोनों चीज कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं और खेत भी संभाल रही हैं। तो उसमें आज मैं सब अपने भाइयों को कहना चाहूंगी, आप अपनी महिलाओं को उतना ही सक्सेस अपने बराबर समझिए, उनको बोलिए कि आप घर का खर्चा संभालिए, आप देखेंगे वो घर का खर्चा भी संभालेंगी, वो बच्चों को भी पढ़ाएंगी और वो सेविंग भी करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें हमारे सुनने वाले श्रोताओं के लिए फायदेमंद होंगी, और आगे भी हम खेती बाड़ी से जुड़े जो भी मुद्दे होंगे आपसे हमेशा राय मशवरा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी, और आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं।